मैंने पहले बोल दिया, रिवाइज करा दे रही हूँ। ऑल्दो क्या मेंशन किया गया ऊपर में जितने भी थे, पहले स्टार्ट हुआ कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए था, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करने के लिए लॉन्ग टाइम लग गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये मेंशन किया, ये गुरुकुल सिस्टम से स्टार्ट हुआ। गुरुकुल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वैदिक सिस्टम और ब्राह्मणिक सिस्टम, जहाँ पे वेद के थ्रू एंड संस्कृत लैंग्वेज में स्टडी होता था। ऑलरेडी आपको पता ही है इसके बारे में। उसके बाद मेंशन किया गया कि जब ब्रिटिश पीरियड आया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 3 टाइप ऑफ स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड। दिस स्कूल्स नेम्स आर, फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ने चलाया जो कि रन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ये आया आपका दैट इज कॉल्ड सोशल वर्कर स्कूल्स, जो कि सिस्टम एजुकेशन सिस्टम सोशल वर्कर्स चलाए, एंड इसका एग्जांपल दिया गया डीएवी। एंड उसके बाद लास्टली आए मिशनरीज, जो पहले मिशनरीज का बोल सकते हैं छोटा स्टेप है दून स्कूल। तो दून स्कूल होता था बहुत हाइटेड एरिया में, एब्रोड, जैसे लोग एब्रोड जाते थे ना, वैसे यहाँ पे बोर्डिंग में जाते थे बच्चे, वैसा हो गया। उसके बाद इसमें कुछ इश्यूज आया तो आया, फिर नेक्स्ट कौन आया, सेंट और कन्वेंट स्कूल्स आ गए। इतना मेंशन हो गया। अभी देखिए क्या है, ऑल्दो इन सम एरियाज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स दैट इज यूपी बिहार, इंग्लिश वाज यूज्ड एज नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट। ऑल्दो हम जानते हैं कि हमें ब्रिटिश पीरियड में कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, इंग्लिश। इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बट कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे, जैसे कि हो गया यूपी बिहार, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज को मेंशन किया गया, हिंदी को। हिंदी को हमने स्पेशल प्रोविजंस के साथ रखा। बट इंग्लिश क्या होगा तब, नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे रहा। दैट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, यूपी बिहार में ऐसा हो गया। So that Hindi was used as compulsory for political parties and government jobs, and for their Hindi medium schools were open. For these Hindi medium schools were open. जैसे कि हम अगर इंग्लिश को छोड़ देते हैं, so English is not compulsory in different schools of UP and Bihar, so that we implement only Hindi language according to the special provisions of constitution. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, in different political parties and government jobs also we need some Hindi speaking persons, हिंदी स्पीकिंग पर्सन्स चाहिए ना, तो इसके लिए हिंदी मीडियम स्कूल्स ओपन होने लगे। कहाँ पे, यूपी बिहार में। ठीक है। अभी उसके साथ अभी क्या क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे हम ना शॉर्टकट पहले डायग्रामेटिक देंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे जितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, टोटल 9 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिजिनस स्कूल्स, जो सीक्वेंस में मेंशन किया गया है आप उसी सीक्वेंस में चलेंगे, बिकॉज ये सारे ईयर वाइज मेंशन किया गया है, मतलब 1 बाय 1 आएगा। ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ एंड 19th सेंचुरी तक ये प्रोसीड करेगा। 1 to 9 जो पॉइंट्स है, ये धीरे 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 रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिजिनस स्कूल्स। डू यू नो अबाउट इंडिजिनस स्कूल्स? आप जानते हैं इंडिजिनस स्कूल्स क्या है? जानते हो कोई बता सकते हैं इंडिजिनस मतलब क्या है? वो वर्ड्स में ही बहुत सारा मीनिंग है। अच्छा, मैं और एक टर्म बोलती हूँ, ऑर्नामेंटल स्कूल्स और वर्नाकुलर स्कूल्स। बोल पाएंगे अभी? अच्छा, ऑर्नामेंट्स मीन्स क्या है? हाँ, इंडिजिनस। हाँ, खुद के ओरिजिन का होता है। एंड दीज स्कूल्स आर आल्सो नोन एज नेटिव स्कूल्स, और these are also known as ornamental और vernacular schools, because यहाँ पे जो भी लैंग्वेज यूज होगा अपने एरिया का होगा, लोकेलिटी का होगा। जैसे कि आप उड़ीसा के हो ना, तो उड़ीसा में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं। कैसे, यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स है जहाँ पे इंग्लिश पहले होता था, बट ये बहुत ही कंट्रोवर्सी के बाद यहाँ पे उड़िया हिंदी सब कुछ रखा गया, एंड ये हो गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि अभी तक चल रहा है एंड कमिंग टाइम पे भी ये प्रोसीड करेगा। बट अगर आप दिल्ली में जाते हैं, वहाँ क्या उड़िया रहेगा? ऑब्वियस नॉट, वहाँ पे उड़िया नहीं है, वहाँ पे नहीं चलेगा। बिकॉज आप उड़ीसा स्टेट के हो तो 10th तक उड़िया रखा जाता है, बिकॉज आपको जॉब मिल सके इजीली उस
रिगार्डिंग ये हुआ था। अभी देखते हैं प्रॉब्लम और क्या है। उड़िया तो हो गया, हिंदी भी हो गया एंड ये भी हो गया। वैसे सेम वे में अगर वेस्ट बंगाल चलते हैं, वहाँ पे भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है ना, वहाँ पे भी 3 लैंग्वेज सिस्टम्स है, बट इंस्टेड ऑफ उड़िया वहाँ पे बंगाली है। ठीक है। बिहार में क्या होगा? बिहार में तो 2 ही लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड कोई पर्सन अगर चाहे तो संस्कृत ले सकता है। ठीक है। वैसे ही फैसिलिटीज उड़ीसा में भी है, अदर स्टेट्स में भी है। अगर आप उड़िया लेना चाहते हो वो भी लो, संस्कृत लेना चाहते हो वो भी लो, अगर हिंदी लेना चाहते हो वो भी लो। ये कंपलसरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन में पढ़ना चाहते हैं हाई स्टडीज में। ये सारा है। तो पहले जो इंडिजिनस स्कूल्स आया था ये 17th पीरियड का है, तो वहाँ पे ओनली नेटिव लैंग्वेज में अपने जो लोकेलिटीज में है पाठशालाज ओपन हो रहे थे। पाठशालाज या फिर हम बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है घरोई स्कूल्स। उड़िया में बोलते हैं घरोई स्कूल। दैट इज घरोई स्कूल, मतलब घर के आसपास एरिया में होगा, या फिर घर का जो थेस्ट रूप्स है या फिर बारंदा है उस प्लेस में ही पढ़ाई होगा। ठीक है। इंडियन स्कूल्स। उसके बाद नंबर 2 स्टार्ट होता है एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पता है ईस्ट इंडिया का स्टोरी अगर जानते हैं तो 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, एंटर किया इंडिया को। बट उसका एक्सपांसन नहीं हो रहा था। एक्सपांसन करते करते उसको टाइम लग गया 18th सेंचुरी का। दैट मीन्स 17th सेंचुरी के मिड तक वो बहुत ही अच्छे से एक्सपांड कर लिया। एंड 18th सेंचुरी से वो रूलिंग रूलिंग पार्टी जैसा जैसे रूल करते हैं ना, वैसे रूलिंग गवर्नमेंट बन गया वो। एंड उसका ऐसे वर्क चलते रहा। अप्रोक्सीमेट में 150 साल वो यहाँ पे रूल किया गवर्नमेंट। ठीक है। उसी पॉइंट को हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे नेक्स्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उनका यहाँ पे मेंशन हुआ 1780 टू 1813, बिकॉज 1780 से 1813 ये जो उनका पीरियड था, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल्डन एज है, जहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आया था ड्यू टू बहुत सारे एक्ट्स हुए। एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। रिफॉर्मिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं, तो उन लोगों ने चेंजेस लाया, तो वो सब पढ़ना है। एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो पहला पता है ईस्ट इंडिया कंपनी किसको अटैक किया? दैट इज मोहम्मडन्स। मोहम्मडन्स को अटैक किया। उन्होंने उनको पहले ये कर लिया, मोहम्मडन्स के साथ जो इस्लामिक धर्म में बहुत ही इन्वॉल्व है उन पर्सन्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। तो उनके बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे उस स्कूल्स में तो क्या मिलेगा उनको? 2 पॉइंट्स बताया गया। एक तो हम आपको मनी ओरिएंटेड सपोर्ट करेंगे, हो गया। मोहम्मडन्स के जो भी कॉल आ गया था इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। ओके। सो सेकंडली क्या हुआ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट में? सेकंडली हुआ कि मोहम्मडन्स को तो हम बोल दें कि मनी ओरिएंटेड जितना भी है आपको सपोर्ट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये आया कि आपके बच्चे अगर स्कूल्स आते हैं देन उनको सपोर्ट ये मिलेगा कि हम प्रॉपरली एजुकेशन देंगे इंग्लिश मीडियम में। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। एंड आपके बच्चों को देन हमारी कंपनी में जॉब मिलेगा डिफरेंट एरियाज में, वो बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन चीज था कि वो चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को चारों तरफ वो एक्सपांड करे, इंडिया को पूरा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लिंक्ड करे, एवरीवेयर उनका बिजनेस चले। वो जो भी ट्रेड एंड बिजनेस कर रहे थे उसमें बहुत आगे बढ़े। तो उसके ही थ्रू इन्होंने बहुत साल यहाँ पे बिता लिया एंड बहुत कुछ कर लिया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ऑफ 1854 मेंशन है। तो 1854 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज वुड डिस्पैच एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने एडम्स रिपोर्ट, एक बहुत अच्छे पर्सन थे। इन दोनों का जो मेन रिपोर्ट है ना, वुड डिस्पैच एंड द एडम्स रिपोर्ट, इन दोनों का रिपोर्ट ऑलमोस्ट ऑपोजिट वे में चला। क्या है? एडम्स रिपोर्ट पॉजिटिव पर्सन है, वुड डिस्पैच हाफली पॉजिटिव हाफली नेगेटिव, ऐसा थिंक कर लो। ठीक है। एडम्स रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट्स आए। ठीक है। वहां पर मेंशन किया गया कि पहले 3 रिपोर्ट्स में ये लिखा गया कि कौन से एरिया में कैसा एजुकेशन हो रहा है, वुमेन्स एजुकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, इंग्लिश है या फिर नेटिव लैंग्वेज है। ये सारा पॉइंट्स में वहाँ पर मेंशन किया गया। नॉमिनल फी कितना है, टीचर इज टू स्टूडेंट का रेशियो कितना है स्कूल्स में,
सब कुछ देखने के बाद एडम्स रिपोर्ट बना। ठीक है, एडम्स ने रिपोर्ट बनाया। वुड डिस्पैच क्या किया, वो भी सारे पॉइंट्स को फॉलो किया, जो जो एडम्स ने किया सब कुछ फॉलो किया। बट उनके मन में ना एक पॉइंट था, डिमेरिट्स इसका बोल सकते हैं, कि इन्होंने इंडियन कल्चर के लिए कुछ नहीं सोचा। he didn't think about Indian culture. He always respect their Western culture and Western literature. He want some promotion of Western culture and Western literature in India. ठीक है, इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें चेंज किया कि नहीं, बाउंड किया गया उस टाइम पे, अगर तुमको जॉब चाहिए तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, वो भी ब्रिटिश स्कूल्स में ही पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज लेवल तक तुम पढ़ोगे उतना, एंड तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप आएगा, सब कुछ आएगा। एंड यहाँ पे और एक थ्योरी भी मेंशन किया गया, दैट थ्योरी इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो वुड डिस्पैच से पहले ही आ गया था, बट ये भी फॉलो करते हैं। ये पॉइंट्स है, मैंने ब्रीफ बताया, इसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया द इंडियन एजुकेशन कमीशन। आपको मैंने अभी मेंशन किया था इंडियन एजुकेशन कमीशन है, दैट मीन्स ये इंडियन एजुकेशन कमीशन लिखा गया है, बट ये 1947 से पहले ही आया। ठीक है, पहले आ गया। इंडियन एजुकेशन कमीशन किसने डिस्कवर किया, बोल सकते हो कोई? इंडियन एजुकेशन कमीशन किसने डिस्कवर किया, कोई बोल पाएगा? अच्छा, मैं बोलती हूँ, दैट इज कोठारी। ठीक है, कोठारी कमीशन भी मेंशन किया जाता है। डीएस कोठारी ने इंडियन एजुकेशन कमीशन को डिस्कवर किया। तो उनके अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस आ गए। मैं शॉर्टकट बोल रही हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन पे चलते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसने डिस्कवर किया? मुदालियर। ठीक है, डॉक्टर मुदालियर। सो मुदालियर ने ये पूरा कंसेप्ट को निकाला सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों का वोकेशनलाइजेशन के लिए, उसके लिए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे आते हैं। प्राइमरी दैट इज अ एलिमेंटरी एजुकेशन, जिसके थ्रू बच्चों को एलिमेंटरी एजुकेशन मिलना चाहिए। एवरी बच्चों को एलिमेंटरी एजुकेशन कंपलसरी मिलना चाहिए, वो पॉइंट्स आएंगे। एंड प्रायर पीरियड ऑफ ट्रांजिशन 1901 टू 1921। सो प्रायर दिस ये स्टार्ट हुआ, ये पीरियड ट्रांजिशन पॉइंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ट्रांजिशन होगा 1901 टू 1921। जो जो चेंजेस आए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लास्टली एजुकेशन अंडर इंडियन कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल हो गया, कंट्रोल। ठीक है, एल होगा, कंट्रोल कैसे इंडियन कंट्रोल में आ गया। इतने सारे हैं। अभी ये जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन आया 1901 टू 1921, इसमें बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मिस्ट आ गए। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, बहुत सारे पर्सन्स आ गए, जो पर्सन्स ने मिलके क्या क्या रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए एजुकेशन सिस्टम में। एंड जिसके थ्रू ये जो 3 लैंग्वेज सिस्टम है, ये 3 लैंग्वेज सिस्टम को रखा गया। एंड 10+2+3 सिस्टम जो है वो लाया गया। एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनते रहे। तो ये चेंजेस तो अभी तक चल रहा है। अभी न्यूएस्ट पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज 2020 में आया है। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली 2 days बिफोर स्टार्ट हुआ है आपका एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि हमारे अभी का जो करिकुलम है उसको चेंज कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पॉइंट्स मिला, माइंड में थोड़ा बहुत रहा, ये सुन लो। ओके, चलो इंडिजिनस स्कूल्स देखते हैं। ओके, थैंक यू। इंडिजिनस स्कूल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century, पूरा स्टोरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century। ठीक है, देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइड नेटवर्क ऑफ इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, या इंडिजिनस स्कूल्स भी लिखे तो चलेगा, इन आवर सोसाइटी विथ हिंदू पाठशाला, मुस्लिम मद्रासास, और आप बोल सकते हैं यहाँ पे मद्रासा को मदरसा भी हम बोल सकते हैं, मद्रासास और मदरसा, मकतब्स दैट इज मकतबाज आते हैं, मकतबाज और मकतब्स भी बोला जाता है। एंड सम स्कूल्स फॉर हायर कास्ट बॉयज, हायर कास्ट बॉयज के लिए है। देयर इज नो वुमेन एजुकेशन इन दैट पीरियड। तो यहाँ पे ना हम नॉर्मली ग्रामेटिकल जो मिस्टेक रहता है
ईज वर्स पे उतना चेक नहीं होता है। सो आप क्यों नहीं चेक होता है? क्योंकि आप प्री इंडिपेंडेंस का लिख रहे हैं, तो टोटल जो थिंग है उस पीरियड में जाके लिख रहे हो, तो आप इज लिख सकते हैं, वर्ड्स की जगह पे इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे एजुकेशन स्टार्ट हुआ? जब एंड होने वाला है 18th सेंचुरी, उस पीरियड में भी हिंदू पाठशालास आ गए, मुस्लिम मदरसास आ गए, एंड मकतब्स हो गए, एंड कुछ हायर कास्ट बॉयज के लिए स्कूल्स बन गए, वन चेम्बर्ड वाले स्कूल्स बन गए। एक्चुअली एट दैट टाइम पाठशालास और मकतब्स वर अटैच्ड विथ होम और मस्क, मस्जिद के साथ जुड़े रहेंगे या फिर होम के साथ जुड़े रहेंगे, घर के साथ। घर के जो बारंदा होते थे, बहुत ही बड़े बड़े घर होते थे उस टाइम पे, मिट्टी का घर बनता था, एंड साइड में जो भी ऐसे छोटे छोटे से टेस्ट रूफ होते थे ना, जस्ट लाइक टाइल्स बिठाया गया, या फिर वैसे ही छोटे छोटे से स्ट्रॉ के जो हाउसेस होते थे, साइड में निकला हुआ रहता था, उसके नीचे पढ़ाई होता था। तो ये सारा सिस्टम था। इसके बाद चलते हैं एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ऐसे आना आप डायग्रामेटिक दे सकते हैं, इतना जल्दी जल्दी में आप लोग डायग्रामेटिक दे तो बेटर होगा, फटाफट भी लिख सकते हैं। इन इंडिया इट वाज कैम ड्यूरिंग 1780 टू 1813, इसके बीच आया। किसके थ्रू आया? वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग के थ्रू आया। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिटिशर्स थे, एंड इन्होंने अपने चेयरमैनशिप में बहुत सारे चेंजेस लाए थे स्कूल सिस्टम में, एंड स्पेशली इन कलकत्ता। ठीक है, नॉट कोलकाता, अभी कोलकाता है, उस टाइम में कलकत्ता था। सो एट कलकत्ता क्या क्या चेंजेस हुआ? वारेन हेस्टिंग का जो थिंकिंग है रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मदरसाज, जो आप मदरसा बोलते हैं या फिर मदरासाज बोलते हैं, वो चलेगा। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग दोनों टाइप के अगर लिख भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एप्लीकेबल है, मदरसा लिखो या मदरसा लिखो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो मदरसा में दो चीजें हुई, ये एस्टैब्लिशमेंट जो मदरसा के हो रहा था, वारेन हेस्टिंग का क्या थिंकिंग था उसके बिहाइंड में देखिए। फर्स्ट वन, टू कॉन्सिलिएटेट द मोहम्मदन्स। हम यहाँ पे ना सहानुभूति दिखा रहे कि हम तुम्हारे साइड में हैं। सपोज मैं वारेन हेस्टिंग हूँ एंड मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप लोग सारे मोहम्मदन्स हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि नहीं, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए ही हम काम कर रहे हैं। हो गया। सेकंड पॉइंट, टू क्वालिफाई द सन्स ऑफ मोहम्मदन्स फॉर देयर यूज। वो ना किसी का भलाई नहीं देखते थे, वो क्या चाहते थे? अपना बिजनेस को सेटअप करना। तो उसके लिए उनका कोई तो सर्वेंट्स चाहिए ना, नौकर तो चाहिए, वर्किंग क्लासेस तो चाहिए। दीज वर्किंग क्लासेस पहले कहाँ से फॉर्म हुए? वर फॉर्म फ्रॉम मोहम्मदन्स। तो उनके बच्चों को, स्पेशली उनके बॉयज को, सन्स को, डॉटर्स को नहीं चाहिए, सन्स को लाया गया इस स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। वहां पे उनको एजुकेट किया गया इंग्लिश मीडियम के थ्रू, एंड उसके बाद उन्होंने यूज किया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में। सिमिलरली और एक पर्सन थे वारेन हेस्टिंग के बाद, ये सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। जब भी आप शॉर्टकट वन पेज में बनाना चाहते हैं, जो शॉर्टकट लिखते हैं ना, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बोला जाता है, याद रखने के लिए, जस्ट लाइक पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे करके हेडिंग दे दो, एंड वहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ उसके साथ फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि पहला आ गया हमारा इंडिजिनस स्कूल, सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग, मोहम्मदन्स, इतना पॉइंट काफी है आपको रिमेंबर के लिए। देन थर्ड में कौन आया? डनकन। डनकन, DUNCAN, डनकन। In 1792 was founded ये संस्कृत कॉलेज। उस टाइम पे कॉलेजेस नहीं होते थे, बहुत ही रेयर होते थे, एंड ब्रिटिश लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में तो कोई भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ओपन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे डंकन ने क्या किया? एक संस्कृत कॉलेज ओपन किया फॉर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड एक्सपाउंडर्स टू असिस्ट यूरोपियन जजेस। तो इनके लिए तो चाहिए ना डॉक्टर्स, या फिर ये यहाँ पे मरते रहेंगे, उनको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। उस टाइम में तो वेद थे, दैट इज बोला जाता है ना, वैद्य समथिंग। तो वहाँ पे वेद जो रहते थे वो लोग आते थे, चेक करते थे, एंड इवन उस टाइम का अगर पीरियड देखे तो फीमेल्स को कोई भी डॉक्टर चेक नहीं कर सकता, मेल डॉक्टर, एंड फीमेल डॉक्टर उस टाइम पे था ही नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा औरतें मर जाती थी, इसलिए वुमेन्स पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ही कम था। ठीक है। मैक्सिमम टाइम इन्फेक्शन में ही मर जाते थे, ड्यू टू प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाता था और मर जाते थे। तो उस चीज के लिए, उनकी लेडीज के लिए, उनके लेडीज के लिए, उनके सोल्जर्स के लिए तो कोई डॉक्टर चाहिए ना।
एंड उनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट कोई कर सके, ट्रांसलेटर जैसा हो, तो कोई तो चाहिए हाईली एजुकेटेड पर्सन जो इंडिया का हो बट बिहेव करे ब्रिटिशर्स जैसा। ठीक है, वो बोलते हैं ना इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिशर्स बाय टेस्ट, वही चीज है। तो वैसे चीज के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक संस्कृत कॉलेज बनाया जहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर, एक्सपाउंडर, ये सारे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन है, दस दे वर एस्टैब्लिश सम एलिमेंट्री स्कूल्स फॉर बोथ हायर एंड लोअर कास्ट बॉयज विद इंग्लिश टीचिंग। हो गया। अभी थर्ड में आते हैं एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल पॉइंट्स देखिएगा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में 6 पर्सन्स का नाम आएगा एंड डिफरेंट टाइम पीरियड में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स किया था। ठीक है, 1-2 ईयर्स के गैप में ही उन्होंने सारा चेंजेस किया, मैक्सिमम 10 ईयर्स के गैप में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट, ये आपका पहला बुक का ना सबसे पहला, जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है उसका पहला अगर एक्ट देखें तो ये चार्टर एक्ट ही है। आपका पहला क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसके लिए पॉइंट जो चाहिए आप रिमेंबर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813, फर्स्ट कब आया, 1813 में। चार्टर एक्ट ना एवरी 10 ईयर्स में वन टाइम आता है, एवरी 10 ईयर्स में वन टाइम एक चार्टर एक्ट आता है, एवरी 10 ईयर्स में। इफ 10 ईयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाए तो 20 ईयर्स के डिफरेंस में आ सकता है ये चेंजेस। सो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सेट अप ए प्लान, एक प्लान बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813। क्या? यस, चार्टर एक्ट, अच्छा मैं बताती हूँ, रुकिए 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, इधर साइड में बहुत सारे कुत्ते हैं। अच्छा हो गया, चलो। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 मेंशन है ना, जो चार्टर एक्ट क्या होता है, सपोज यहाँ पे एजुकेशनल प्लान्स आप जानते हो, इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लान्स आते हैं, एवरी 5 ईयर्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है एजुकेशन प्लान में, वैसे ही है चार्टर एक्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट में सपोज ये 18th सेंचुरी में, मैंने क्या बोला कि 16th सेंचुरी में कौन आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंटर किया इंडिया को। क्यों? फॉर बिजनेस एंड ट्रेडिंग, अपने ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए उन्होंने एंटर किया। तो उनको टाइम लग गया नियर अबाउट 100 ईयर्स। सो 17th सेंचुरी के मिड पॉइंट तक उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपांसन किया एंड 18th सेंचुरी में उन्होंने ये देखा कि इंडिया में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। सो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। सो 1813 में उन्होंने एक एजुकेशनल प्लान बनाया जिसमें बिजनेस पॉइंट भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी था एंड स्कूल सेटअप के लिए था, कॉलेज के लिए था, यूनिवर्सिटीज के लिए, इवन इफ करिकुलम, टीचर्स ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पॉइंट्स के ऊपर था। क्योंकि उन्होंने खुद को उसका गवर्नमेंट बना दिया, इंडिया का गवर्नमेंट वो बन गए। तो गवर्नमेंट जो जो चीजें करता है वो भी वही करता है एंड उसके अकॉर्डिंग एक एक एक्ट आया। एक्ट क्या होता है, एक रिपोर्ट जैसा होता है जिसे हम वर्किंग कंडीशन में लाते, इनैक्ट करते हैं या फिर परफॉर्म किया जाता है इंडिया पे। तो ये उनके ब्रिटिश पीरियड का जो शासन था, रूलिंग टाइम पीरियड था, उसके अंदर पहला एक्ट है चार्टर एक्ट, जो कि एक एजुकेशनल एक्ट है। ठीक है, सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सेट अप ए प्लान, एक प्लान बनाया। ये सम ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईच ईयर यूज फॉर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम्स के लिए ऐसा नहीं है एक एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख रुपीज वो यूज करेंगे, वो खर्चा करेंगे पूरे एजुकेशनल सिस्टम के लिए। कहाँ पे? दैट इज, ये स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में, तो कलकत्ता से ही ये एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा। तो कलकत्ता में उन्होंने ये पॉइंट बनाया एंड चार्टर एक्ट को इनैक्ट किया एंड वहां से उन्होंने प्लान बनाया कि 1 लाख रुपीज पर ईच ईयर, इसको बोल सकते हैं पर अनम, एक साल में वो इतना सारा खर्चा करेंगे एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अभी समझ आया, क्लियर है? चार्टर एक्ट होगा, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग ना कौन था, कौन सा क्वीन उन्होंने सपोर्ट किया, क्या हुआ, वो थोड़ा बहुत पॉइंट है बुक में, हम लोग इसके नेक्स्ट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, 1813 में ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट कौन आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक एडप्टेड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे देखा, ठीक है। उन्होंने ये रूल भी सेटअप कर दिया, प्रोविजंस बना दिया, इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग्स, दैट इज हार्डिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हार्डिंग है। हार्डिंग अलग पर्सन है, ठीक है। ये 1844 में आए, 1844 में आए, डिसाइडेड टू गिव जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफ होगा, बेटर रहेगा, गवर्नमेंट टू इंडियंस मेंशन कर सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या रूल बना है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दे तो फुल स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज लिख सकते हैं कि इंडियंस के पर्सन को अंडर द गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। सो उन्होंने ये प्लानिंग बनाया, डिसाइडेड टू गिव जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट टू इंडियंस, व्हिच नहीं होगा यहाँ पे, हुज होगा, ठीक है। करेक्शन थोड़ा थोड़ा करिएगा, ये बहुत पहले का नोट्स है तो करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। हुज एजुकेशन इज अंडर, यहाँ पे अंडर लगेगा, यहाँ पे अंडर लगेगा, जब कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो तो इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ गया, एजुकेशन अंडर इंग्लिश स्कूल्स। तो इन्होंने क्या मेंशन किया, लॉर्ड हेडिंग्स ने मेंशन किया गया, सॉरी किए किए कि डिसाइडेड टू गिव जॉब्स, उन्होंने बोला, डिसाइड किया जॉब दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट को, सॉरी इंडियंस को अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, अंडर द इंडियन गवर्नमेंट किन्हें दिया जाएगा, हुज एजुकेशन इज अंडर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। सो जिसका हो गया है ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कंप्लीट, या फिर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ चुके हैं तो उनको ही जॉब दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम का इंडियन गवर्नमेंट था ब्रिटिश, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिलेगा। ये करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा, अंडर होगा वहाँ पे एंड व्हिच नहीं होगा, हुज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके बाद बहुत अच्छा सा नाम है, माउंट स्टुअर्ट एफिनस्टोन, माउंट स्टुअर्ट एफिनस्टोन, ठीक है। सो इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं MS एफिस्टोन, MS एफिनस्टोन मेंशन कर सकते हैं। सो माउंट स्टुअर्ट एफिनस्टोन वाज इन फेवर ऑफ टीचिंग अंडर 3 लैंग्वेज। इनको बहुत, ऐसे भी कुछ कुछ पर्सन थे ना ब्रिटिशर्स थे जो कि दोनों का डेवलपमेंट चाहते थे, कि वेस्टर्न कल्चर भी डेवलप हो एंड साथ साथ इंडियन कल्चर को भी थोड़ा सा हम प्रमोट कर सके, प्रोवोक नहीं करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिस्टम इन एवरीवेयर। सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 3 लैंग्वेज सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है। माउंट स्टुअर्ट एफिनस्टोन ने 3 लैंग्वेज सिस्टम को डेवलप किया। सो ये सिस्टम के अंडर पे क्या है कि कौन से लैंग्वेज को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे नेटिव लैंग्वेज को पढ़ेंगे एंड इंडियन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो इंडियन लैंग्वेज होता है हमारा हिंदी, नॉर्मली इसको पहले ऑफिशियली सेट नहीं किया गया था, उसके बाद हिंदी को यूज़ किया गया। तो पहले, इससे पहले हिंदी से पहले क्या था, संस्कृत था। एंड नेटिव लैंग्वेज जो कि फोक लैंग्वेज होगा, या फिर जिसे बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर दैट इज VERNACULAR, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। ये हो सकता है जस्ट लाइक होता है ना, उड़ीसा में अगर पढ़ रहे, सपोज यहाँ पे उड़िया नहीं होता तो क्या होता, बच्चे अगर यहाँ पे भी सिस्टम होता है कि ओडिया का भी बहुत सारे टाइप्स होते, पैटर्न्स होते लिखने का, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस हो जाता। कटक के साइड में अलग कुछ पढ़ाई होता, भुवनेश्वर का भी कटक जैसा ही होता, केंद्रापड़ा में अलग, मयूरभंज में अलग, ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप्स के हो पाते, ठीक है। सो विद देयर ओन लैंग्वेज बुक्स, उनके बुक्स भी उनके लैंग्वेज में बनेंगे, प्रिंटेड होंगे। तो ये सिस्टम था, ये फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ है। बाकी सब अपने लैंग्वेज के ऊपर ही चल रहे थे, ये माउंट स्टुअर्ट एफिनस्टोन ने बहुत अच्छा पॉइंट सोचा। नंबर 5 पे चलते हैं, जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन was decided to set up a larger number of primary schools, ठीक है, एंड इन सिलेक्टेड विलेजेस और परगना,
उस टाइम पे होता था ना, जस्ट लाइक अभी के टाइम पे है, हमारे बंगाल में है दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, है ना? तो उस टाइम में परगना मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। सिलेक्टेड विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता था, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, एंड उसके साथ वहाँ पे ट्रेंड टीचर्स रहेगा प्राइमरी स्कूल्स में, एंड एक जिला विजिटर्स होगा। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स रहेंगे, जहाँ पे स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए आएंगे। तो उसको जिला विजिटर्स मेंशन किया गया है, जिला विजिटर्स एंड ट्रेन टीचर्स हो गया। नेक्स्ट आए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट वाज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लास्ट में रखा गया, जो कि किसने किया, सेटअप बाय लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट, जो कि सबसे बड़ा इवेंट था, क्योंकि इससे पहले एजुकेशन सिस्टम में किसी ने भी चेंजेस नहीं लाए। अप्रोक्सीमेट में बोला जाए तो 1870 तक कोई भी चेंजेस नहीं आया, नियर अबाउट मैं बोल रही हूँ 1870 तक कोई भी चेंजेस नहीं आया, बिकॉज इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या, दैट इज इस्लामिक एजुकेशन। उसमें पर्दा सिस्टम के अंदर पढ़ाई होता था, घर पे बच्चे पढ़ सकते हैं, गर्ल्स पढ़ सकती हैं, बट बाहर स्कूल सिस्टम में अलाउड नहीं था। कोई एक अगर डॉक्टर बनना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है स्कूल्स में, तो उसे बहुत सारा टॉर्चर किया जाता था गर्ल्स को, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे जाते नहीं थे, गर्ल चाइल्ड्स जाते नहीं थे। तो उस सिस्टम को हटाया गया एंड लॉर्ड डलहौसी ने ये इवेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट था उस पॉइंट को लिख रहे हैं, वुड डिस्पैच 1854। फर्स्टली सर चार्ल्स वुड डिस्पैच इनका पूरा नाम है, ठीक है, एक्चुअली पूरा नाम है सर चार्ल्स वुड, एंड उनका जो रिपोर्ट है दैट इज कॉल्ड द डिस्पैच। उनके रिपोर्ट को क्या मेंशन किया गया, डिस्पैच, ठीक है। रिपोर्ट याद रखिएगा, रिपोर्ट को डिस्पैच मेंशन किया गया। तो फर्स्टली सर चार्ल्स वुड डिस्पैच डिक्लेयर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने बताया, डिक्लेयर किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स उसमें है, एंड शुड बी द फ्यूजन ऑफ आर्ट साइंस फिलोसॉफी लिटरेचर ऑफ यूरोप। यूरोपियन कंट्री से वो लोग बिलोंग करते हैं ना, तो वो क्या किए, ये सारी चीजों को मिक्स कर दिए, फ्यूजन कर दिए। फ्यूजन, हम कपड़े में फ्यूजन पहनते हैं या खाने में फ्यूजन, बहुत सारे ट्राई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट वाइज हम लोग चेक करते हैं या चेंज करते हैं। वैसे उन्होंने आर्ट साइंस फिलोसॉफी लिटरेचर सारे यूरोपियन यूरोपियन कल्चर के हैं सबको ले आए, एंड एजुकेशन सिस्टम में ये सारे को डाल दिए, एंड उसको इंडियन कल्चर के साथ मिक्स करने को ट्राई किया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली उन्होंने और क्या ट्राई किया, ही डिसाइडेड टू सेट अप मिशनरीज, मिशनरी स्कूल्स उन्होंने स्टार्ट किए विथ इंग्लिश टीचिंग फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग्स ऑफ टीचर। ये जो स्कूल्स हुआ, इंस्टीट्यूशंस हुआ, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए था। जस्ट लाइक उसे हम अभी के टाइम पे क्या मेंशन करते हैं, बीएड, बीएड, बीएड के साथ और भी है, बीपीडी है, DEILD समथिंग कुछ है, तो सीटी है, बीटी है, बहुत कुछ ट्रेनिंग्स है। तो प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने को उन्होंने सेट किया, डिसाइड किया, ठीक है। एंड इंक्रीज द अटेंशन ऑफ स्कूल्स, इंक्रीज द अटेंशन ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स में अटेंशन, जैसे कि हम अट्रैक्ट करना चाहते कोई चीज़ को, तो हम कोई कलरफुल चीज़ें अगर पहने या फिर कलरफुल चीज़ें खाने में रखें तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही स्कूल में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम्स आए एंड टीचर्स को बहुत वेरियस टाइप्स के पैटर्न में हम उनको मॉडिफाइड कर दें, तो ऑब्वियस है स्कूल्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, बच्चे आएंगे, अटेंशन देंगे, एंड उसके साथ क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा। ये चीज़ भी बताया गया, जो बच्चे पढ़ेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, ये पॉइंट भी उन्होंने देखा था। सो डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, वो भी मिनिमम प्राइमरी लेवल पे, हायर के लिए नहीं, ओनली प्राइमरी लेवल पे। सो ये था वुड डिस्पैच 1854। उसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा 1882 में, 1947 तक जाना है हमें, 1882 में आ गया इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इट वॉज रिकमेंडेड दैट, यहाँ पे क्या रिकमेंड किया गया, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, जस्ट लाइक प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बोला जाता है, सुझाव, सुझाव बोलते हैं ना, वही है रिकमेंडेशंस। सो इट वाज रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेंटेन ओनली a few colleges
एंड सेकेंडरी schools while other were maintained by private enterprises. अभी के टाइम पे जैसा चल रहा है, जस्ट लाइक वेस्को, जो वेस्को यूटिलिटी है वो पूरा ही चेंज हो गया है प्राइवेट में, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहले स्कूल कॉलेजेस सब कुछ अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ये पीरियड में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। क्या चेंजेस आया, अभी सारे ना इंडियन पर्सन्स लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने रिफॉर्म किया ये सारी चीज़ों को, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, धीरे धीरे 10% चेंज आया। क्या कि कुछ चीज़ जस्ट लाइक फ्यू कॉलेजेस, कुछ सेकेंडरी स्कूल्स, ये सारे रह गए जो गवर्नमेंट चलाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट शुड मेंटेन दिस, ओके, एंड अदर्स वर मेंटेन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट के थ्रू अदर्स सब चलेगा, कंट्रोल में रहेगा, उसके कंट्रोल में, सो दैट मिशनरीज primarily provided educational और education to Christian but not it was open for all. पहले के टाइम पे ये जो मिशनरी स्कूल्स है ना, सेंट पॉल्स हो गया, सेंट मेरी हो गया, जोसेफ हो गया, सेंट आर्नोल्ड्स हो गया, या और भी होंगे, तो ये सारा चीज़ पूरा फर्स्ट में स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चला, उसके बाद जैसे ही कंट्रोल धीरे 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 इंडियन कमीशन के पास गया, तब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ लोग कहाँ के आने लगे, इंडियंस आने लगे, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स जो भी बनेंगे वो सारे इंडियंस होने लगे, तो वो उन्होंने चेंज मांगा, एंड चेंज क्या हुआ कि जो भी पहले मिशनरी स्कूल्स था ब्रिटिश अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, वो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, वहाँ पे ओनली क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाएगा एंड क्रिश्चियन बच्चे जो रहेंगे वो जाएंगे, ये ओपन नहीं हुआ हिंदू बच्चों के लिए, इस्लाम बच्चों के लिए, ये सब के लिए, तो इसके लिए चेंजेस और भी आएगा अभी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपांडेड फास्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1901 टू 1902, वेरी फास्ट ग्रोइंग चल रहा है, कौन से पीरियड में, ये एक दो साल में 1901 से 1902, 19th सेंचुरी में हमने एंटर किया सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, एंड इस टाइम पे विथ 5124 सेकेंडरी स्कूल्स, उस टाइम में इतने सारे सेकेंडरी स्कूल्स थे पूरे कंट्री में, 5124 सेकेंडरी स्कूल्स एंड ऑलमोस्ट 5,90,129 पीपल्स है, स्टूडेंट्स इतने थे, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर अगर पता नहीं है या फिर याद नहीं रह रहा है तो अप्रोक्सीमेट 5 lakhs लिख लीजिएगा, 5 lakhs और 6 lakhs लिख लीजिएगा, चलेगा, ठीक है, एंड these schools were for यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन था ना, इसके बाद ही क्या होता था ना, पहले के टाइम पे 10th नहीं होता था, 10th बोर्ड नहीं था, वहाँ पे 11th में बोर्ड होता था, सो 11th में अगर बोर्ड होता था उसके बाद ये जो 11th का बोर्ड है वन काइंड ऑफ एंट्रेंस था, क्योंकि बच्चों को सब कुछ सिखाया गया छोटा मोटा टेस्ट लेके, एंड उसके बाद लास्ट एक बड़ा टेस्ट देना पड़ता था क्योंकि वो कॉलेज जाएंगे उसके बाद, तो 11th में उनको एग्जाम देना पड़ता था, सो उसके लिए ये स्कूल्स बने थे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्कूल्स, ये जो स्कूल्स थे उसके क्या कैरेक्टर थे, वाज दैट दे वर कंडक्टेड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू ही चलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन डोनेशन एंड टीचर्स एग्री टू वर्क ऑन लो सैलरीज। अभी भी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जाएंगे ना, जो भी मिशनरी स्कूल्स हैं, मैंने जितना सुना है हाईएस्ट पेमेंट इनका है 15-16 हज़ार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और लोएस्ट जो स्टार्टिंग करेगा उसको 7-8 हज़ार ही देते हैं, अप्रोक्सीमेट में 10,000 से स्टार्ट करते हैं, इतना ही है, ठीक है, कोई कोई ऐसे भी हैं 4-5 हज़ार से भी स्टार्ट हुआ है, कोई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मतलब प्राइवेट में, क्योंकि ये सारे प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग ही है, गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ये सारे ऐसे ही है, लो सैलरीज में इनको बहुत ज़्यादा काम कराया जाएगा। देन आया प्राइमरी एजुकेशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द इंडिजिनस स्कूल्स डाइड आउट, बहुत सारे इंडिजिनस स्कूल्स खत्म हो गए, फिनिश्ड, उनका एंडिंग आ गया, ड्यू टू लेवी ऑफ ए लोकल सेस और रेट ऑफ एजुकेशन, ये लेवी ऑफ लोकल सेस अगर याद नहीं रखी तो रेट ऑफ एजुकेशन आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट चल रहा था बहुत फास्टर पीरियड में, तो लेवी होता है जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा ही आपको लालच हो किसी चीज़ का, जो नीड होता है ना एक एक पर्सन का, बहुत ही नीडी पर्सन्स है, नीडी पर्सन्स हो गए तो उनका चाहत थोड़ा सा दे दो वो एंड हो जाएगा, और एक एक पर्सन रहते हैं वो नीडी नहीं है, नीडी से ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं,
मोर एंड मोर उनको देते जाओ, वो उनका पेट नहीं भरता है, ऐसे टाइप का। तो जो क्या हुआ ना, लोकल एरियाज में जो डिमांड था वो बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा, डे बाय डे इंक्रीज करने लगा। तो इसलिए जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो इस वजह से इंडिजिनस स्कूल सिस्टम खत्म हो गए। बाय 1882 दिस लेवी नियर अबाउट ऑल एरियाज कॉज मेनी प्रॉब्लम। ये जो लालच था, ये सारे जगह पे क्या कर दिया, बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। सो दैट म्यूनसिपालिटीज विगान टू एस्टैब्लिश, इसलिए म्यूनसिपैलिटीज आ गया, ठीक है। एंड गांव में क्या होगा बोलिए, पंचायत आएगा, सरपंच आएंगे, ये सारा सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। सो दैट म्यूनसिपैलिटीज विगन टू एस्टैब्लिश इन टाउन एंड सिटीज which provide funds for primary education and transfer them to local bodies, but that act was not worked on them। ये काम नहीं किया, इसमें फिर भी फॉल्ट हो गए। म्यूनसिपैलिटीज ओपन हो रहा था, बट इतना सारा फंड्स कहाँ से लाए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक चीज को हटा के, इंडिजिनस स्कूल्स को हटा के और एक न्यू टाइप का स्कूल्स ओपन करना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फंड चाहिए था जो कि नहीं प्रोवाइड कर सके। 10 प्रायर टू 1854, प्रायर टू 1854 बोल सकते हैं या ड्यूरिंग 1854, मतलब उस पीरियड से बोल सकते हैं, न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी स्कूल्स वर रजिस्टर्ड। 1854 कौन सा था? वुड डिस्पैच का। उस पीरियड से लेके 1882 तक, 1900 तक ये चला कि ट्राई करते रहे। हाँ, सेकेंडरी स्कूल तो चल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में भी कुछ डेवलपमेंट हो, इसका काम भी चलने लगा। एंड इसको रजिस्टर्ड स्कूल्स बनाया गया गवर्नमेंट के अंडर पे, ठीक है। उसके लिए क्या क्वालिफाइड कैरेक्टर्स रखेंगे या फिर क्राइटेरियाज रखेंगे वो हम देख लीजिए। सो डिपेंड ऑन दी फॉलोइंग criterias or characters, that is the first one is the qualified teachers। so primary schools के लिए पहले तो qualified teachers चाहिए। नंबर 2, ब्रॉडर करिकुलम, बहुत बड़ा करिकुलम चाहिए जो ब्रॉडर सेंस में हो। बड़ा करिकुलम मीन्स इन द सेंस बोला जाए को डिफरेंट एक्टिविटीज जो कैरी करता है एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट जो पॉसिबल कर पाता है, वैसा करिकुलम। बेटर मेथड ऑफ टीचिंग विद द फिजिकल एक्सरसाइज, बच्चों को सिर्फ बिठा के पढ़ाना नहीं है, उनको बहुत सारे एक्टिविटीज भी देना है, उनको इन्वॉल्व करना है, उनके माइंड्स को और भी ज़्यादा डेवलप करना है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके दिमाग में कोई चीज़ का तूफान लाना है, दैट इज तूफान ऑफ आइडियाज, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान हो गया, तूफान आना, जस्ट लाइक साइक्लोन। तो यहाँ पे ब्रेन में हो रहा है, तो आइडियाज का तूफान आएगा, तो बच्चों में ये चीज भी इंक्लूड करना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग को इम्प्लीमेंट किए गए एंड उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज को भी रखा गया। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन 1901 से लेके 1921 तक क्या क्या आया? अभी फर्स्ट पर्सन फिर से आए, लॉर्ड कर्जन, इस पीरियड में, ठीक है ना। 18th सेंचुरी में तो आगे चार्टर एक्ट आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। यहाँ पे कौन आए? लॉर्ड कर्जन। अभी तक ब्रिटिशर्स गए नहीं हैं, कुछ कुछ हैं, लास्ट सब चल रहा है। सो लॉर्ड कर्जन कन्वर्ट, और दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे मेंशन है कि कन्वेंट या फिर बोल सकते कन्वर्ट बोल सकते, बिकॉज कन्वर्सन ये ट्राई कर रहे थे। कौन सा कन्वर्सन? थोड़ा सा मैं वर्ड चेंज कर रही हूँ। कन्वर्शन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन या फिर कन्वेंट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एक पहला कॉन्फ्रेंस बनाया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस किया कौन सी चीज के ऊपर? कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर। So directors of public instruction in 1901 and reformed the education system with its decision। तो उनके डिसीजन के थ्रू पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, ठीक है। सो यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं लिख के आप क्या चेंज कर सकते हैं? लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू सेट वन कॉन्फ्रेंस एंड take some decisions or objections according to the public instructions and give some decisions regarding to education system। या फिर only लिख सकते हैं लॉर्ड कर्जन give some decisions according to the public instruction which are given below or which were given below। तो इतना मेंशन कर सकते हैं, इजी जितना कर सके, ठीक है। सो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स वेर इम्प्रूव। उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया क्या है? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स वेर इम्प्रूव थ्रू स्ट्रेंथनिंग स्टाफ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टाफ,
हॉस्टल फैसिलिटी, सपोर्ट सिस्टम्स और सपोर्ट ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। हमें अगर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स को बढ़ाना है, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। कौन सा सपोर्ट? हम स्टाफ, टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे टीचर स्टाफ जितने भी है, या फिर एवरी सब्जेक्ट पे जितने टीचर्स चाहिए सबको प्रोवाइड करेंगे। तो उनका भी एजुकेशन अच्छा से होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर्स होना चाहिए, तो ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज होना चाहिए, सपोर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस करेंगे, इंटरप्राइजेस प्राइवेट सिस्टम्स को हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तब होगा। थर्ड पॉइंट में एक्सपांसन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने क्या किया? सेकेंडरी एजुकेशन को किया। हाँ बोलिए, बहुत ब्रेक हो रहा है, ज़्यादा नंबर्स ही आएंगे या इसके बाद थोड़ा बहुत। एक्सपांसन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज मोर रैपिड देन द अर्लियर पीरियड में जितना भी एजुकेशन सिस्टम आया, जितना भी एक्ट्स आए, जितने भी चार्टर एक्ट्स आए, जो जो चीज़ें उन लोगों ने नहीं किया, सो लॉर्ड कर्जन ने जो जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे चेंजेस आ रहे। क्या? पहला सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जब स्टार्टिंग हुआ था 1901 टू 02, दैट इज 1901 टू 2, ये जो मेंशन था इस पीरियड में, प्राय दिस पीरियड, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में कितने स्कूल्स थे सेकेंडरी स्कूल्स, वो देखिए 5493, ओनली इतने स्कूल्स थे। विथ कितने स्टूडेंट्स थे? 6 लाख, अराउंड 6,23,000 स्टूडेंट्स मेंशन थे। उसके बाद ये ना चेंज हो गया, देखिए अराउंड बोल सकते हैं कि 2000 स्कूल्स बढ़ गए, 7530 स्कूल्स बने। विथ कितने बच्चे हैं अभी? ऑलमोस्ट डबल है, 11,06,803। ये कौन से पीरियड में? 1921 टू 22, मीन्स हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 20-22 साल लग गया इसको, इतना 2000 स्कूल्स को बढ़ाने में एंड उसका डबल करने में बच्चों को सेकेंडरी सिस्टम में। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रहा हुआ देखते हैं। द गवर्नमेंट स्ट्रोव टू एक्सपांड प्राइमरी एजुकेशन बाय गिविंग लार्जर ग्रांट इन एड टू लोकल बॉडीज, बट सम प्रॉब्लम्स वर आल्सो देयर। अभी स्ट्रोव मींस क्या है? स्ट्रोव मीन्स होता है कि हार्ड लेबर, वन काइंड ऑफ हार्ड लेबर, और रैपिडली ट्राई करना एक्सपांसन के लिए। ठीक है, मैं कोई चीज अचीव करना चाहती हूँ तो मैं बहुत हार्ड लेबर करूंगी, दैट इज द पॉइंट, उसी को स्ट्रोव बोलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत ट्राई किया, बहुत ही मैक्सिमम ट्राई किया, किसके लिए? एक्सपांसन ऑफ, और दैट इज टू एक्सपांड प्राइमरी एजुकेशन, एक्सपांसन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और टू एक्सपांड प्राइमरी एजुकेशन बाय गिविंग। क्या देना चाहता है? क्या दे के वो सपोर्ट कर रहा है प्राइमरी एजुकेशन को? दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड्स, फंड्स देगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड। जो पैसा मनी आता है ना उसको ग्रांट इन एड बोला जाता है या फिर फंड्स बोलते हैं। सो लोकल बॉडीज में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं लोकल एरियाज में डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगा? पैसा देगा, ग्रांट इन एड देगा एंड सपोर्ट करेगा, उसके प्रॉब्लम्स को सपोर्ट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बट कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी रह गए, ओके, सम प्रॉब्लम्स वर आल्सो देयर। तो उसके बाद क्या हुआ? द बॉम्बे लेजिस्लेचर, मीन्स लेजिस्लेचर कौन है? जजमेंट जो देता जज, तो बॉम्बे में कुछ रूल्स बना कोर्ट में, दैट इज द बॉम्बे लेजिस्लेचर वाज द फर्स्ट टू पास ए लॉ। जो बॉम्बे के जज थे, जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी जजमेंट देते थे, उन्होंने फर्स्ट लॉ पास किया। कौन सा लॉ? इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने डाला कौन से एरियाज में? अर्बन एरियाज में, एंड सपोर्टेड बाय मेनी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज को सपोर्ट किया। जस्ट लाइक कौन कौन है? मिसेस एनी बेसांत, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, टू पुट फॉरवर्ड इन नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद क्या आया? हमने इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम राष्ट्रीय हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से या नेशन के हिसाब से अगर कोई एजुकेशन सिस्टम को चलाना चाहता है तो लॉ पास होगा, उसके बाद उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो वो लॉ पास होके भी
1-2 साल रहेगा फिर खत्म हो जाता है, इसलिए इन्होंने मिलके बहुत सारे एजुकेशन में चेंजेस किया। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जी, बहुत लोगों ने ऐसे चेंज किया, बहुत सारे लीडर्स उस टाइम पे थे। द रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम शुड कंट्रोल द इंडिया एंड इट शुड फोस्टर, मतलब बढ़ावा देना, क्या फोस्टर करना चाहता था, लव ऑफ मदरलैंड, अपने देश के लिए जो प्रेम दिखाना, पेट्रोटिज्म, उसको मेंशन किया गया यहाँ पे। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट, इतने 1 to 9 पढ़े थे ना फर्स्ट में एक सर्कल में, तो वो चीज का पूरा लास्ट में आ गया। दैट इज द एजुकेशन अंडर इंडियन कंट्रोल, अभी टोटल इंडियन के कंट्रोल में है, बट इंडियन गवर्नमेंट नहीं आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक चल रहा है, बट टोटल कंट्रोल धीरे 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 इंडिया के हाथ में आ जा रहा है। सो दैट इज 1921 to 1947 में क्या क्या चेंजेस हुआ वो देखिए। सो यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट, from 1921 to 1947 education was under Indian control, Indian control के अंडर एजुकेशन सिस्टम था। सेकंड, unprecedented, that is unprecedented expansion in सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। अनप्रेसिडेंटेड अगर नहीं लिख सकते तो आप लोग क्या लिखें, रैपिड एक्सपांसन, सेम मीनिंग में है, रैपिड एक्सपांसन, रैपिड एक्सपांसन इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, रैपिड एक्सपांसन इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फ्रॉम क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज just like were taken as a medium of instruction। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या है, हिंदी, हिंदी के साथ अभी के लिए उड़िया है, बंगाली है, अपने स्टेट वाइज जो जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, एंड हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है, तो वैसे लैंग्वेज को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे। एंड उसके साथ और क्या यूज किया जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी स्टडीज एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे हम पढ़ेंगे, जो कि बिहार यूपी में पहले मेंशन किया गया था कि वहाँ पे नॉन कंपल्सरी रखा गया था, अभी सारे जगह पे कंपल्सरी है। लिबरल एजुकेशन कंसेशंस टू द बैकवर्ड क्लासेस, लिबर्टी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, एजुकेशनल कंसेशंस मिलना चाहिए, किनको, बैकवर्ड क्लासेस को। इन जनरल, अगर जनरल में भी कोई लोग होता ना, तब के टाइम में बैकवर्ड क्लासेस मीन्स जो गरीबी में है उनको बोला जाता था, अभी के टाइम पे कोई डेफिनेशन ही चेंज हो गया है, जो गरीबी में है उनको बोलते थे, अगर वो जनरल में है, एसटी एससीज में है, जो भी है उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको कंसेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलेगा। एंड व्हिच वाज लीडेड बाय महात्मा गांधी, ये सिस्टम ने किसके थ्रू आए ये सिस्टम में, तो दैट इज लीडेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का एक सिस्टम है, अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो ब्रैकेट में मेंशन करिएगा प्लीज, दैट इज द वर्धा स्कीम एंड नाइट तालीम, वर्धा स्कीम एंड नाइट तालीम, एंड दैट इज अराउंड कब आया था, 1932, 1932 में आया था, 1931 से 1932 में वर्धा स्कीम एंड नाइट तालीम आया था। नाइट तालीम मीन्स होता है न्यू तालीम, तालीम मीन्स एजुकेशन, न्यू एजुकेशन बाय महात्मा गांधी, तो उसके थ्रू उन्होंने ये ऐसा सपोर्ट किया था, विलेज डेवलपमेंट किया, गांव को उन्होंने कन्वर्ट करने को चाहा कि विलेज में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारा पॉइंट इसमें था। लास्टली, thus by 1947 modern system of education created by the British was nearly 150 years old। So thus by 1947 तक ये बताया गया कि अराउंड कितने साल का उनका जो मॉडर्न, इसको बोला जाता है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आप सोचेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जब डेवलपमेंट हो गया हमारा तो ये मॉडर्न सिस्टम है, नहीं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मीन्स इंडिया के कंट्रोल में है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो उसको बोला गया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या फिर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया कि ये अराउंड कितने साल का है, 150 ईयर्स का है। ओके, यहाँ तक समझ आया।